नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद PN लोधा। साथियों, रीट एग्ज़ाम 2022 के लिए लेवल 2 और लेवल 1 दोनों स्तर हेतु हिंदी शिक्षण के 30 प्रश्नों का पेपर नंबर 60 लेकर आया हूं। 60वां पेपर है ये। टोटल 100 टेस्टों की सीरीज चल रही है और टारगेट है अपना 30 में से 30 प्रश्न सही करने का। तो पूरे 30 प्रश्नों को हल करके जाइएगा। दावे के साथ कह सकता हूं, अगर 100 टेस्टों की सीरीज को आपने लगातार ज्वाइन करके रखी तो आप पूरे 30 में से 30 क्वेश्चन सही कर सकते हो। साथियों, पहला प्रश्न देखेंगे। आपके पहला प्रश्न है, योजक चिन्ह का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, एक बार वाक्य पढ़ लीजिए। हाय रिक्त स्थान है, विराम चिन्ह है। अब मैं क्या करूं? यदि राम पढ़ता तो अवश्य उत्तीर्ण हो जाता। भरत सा भाई, यशोदा सी माता, और उसकी पुस्तक किसने ली? तो उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। साथियों, हाय अब मैं क्या करूं, ये इसके बीच में ये जो चिन्ह है ये विस्मयादिबोधक चिन्ह है। आंसर नहीं है ये आपका। यदि राम पढ़ता तो अवश्य उत्तीर्ण होता, ये अल्पविराम चिन्ह है। आंसर नहीं है आपका। भरत सा भाई, यशोदा सी माता, तो इन दोनों के बीच में ये जो चिन्ह है इसको ही योजक चिन्ह कहते हैं। ये तो प्रश्नवाचक चिन्ह है। अतः विकल्प नंबर 3 आपके प्रश्न संख्या 1 का सही उत्तर होगा। साथियों, कौन सा विकल्प? तीसरा विकल्प। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 पे आते हैं। तो दूसरा प्रश्न है आपके, कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ है। क्या है कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ? तो फांसी की सजा देना, अत्यधिक मर्म स्पर्शी रचना करना, कलम को बीच में से तोड़ देना और सभी। तो दूसरे प्रश्न में राइट आंसर बताइए भाई, कौन सा विकल्प आपका इसमें सही उत्तर होगा? देखिए, कलम तोड़ना जो मुहावरा है इसका जो सही अर्थ होता है साथियों, जल्दबाजी में उत्तर नहीं देना है, क्वेश्चन गलत नहीं करना है, प्रश्नों को समझने की कोशिश करिएगा और फिर उसके बाद में आंसर दीजिएगा। तो प्रश्न संख्या 2 में आपके जो सही उत्तर है साथियों, कलम तोड़ना जो मुहावरा है इसका अर्थ होता है अत्यधिक मर्म स्पर्शी रचना करना। विकल्प आपके 2 सही है, कोई डाउट नहीं है प्रश्न नंबर 2 में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए तीसरा प्रश्न देख लेंगे। आपके प्रश्न संख्या 3, हथेली पर दही नहीं जमता इस लोकोक्ति का अर्थ है। कार्य प्रारंभ करते ही बाधा उत्पन्न होना, कपटपूर्ण व्यवहार करना, कम खर्च में अच्छा कार्य करना, और कार्य के अनुसार समय भी लगता है। तो प्रश्न संख्या 3 में राइट आंसर बताइए साथियों, कौन सा विकल्प आपका इसमें सही उत्तर है? हथेली पर दही नहीं जमता, इसका जो सही अर्थ है वो होता है साथियों कि कार्य के अनुसार समय भी लगता है। हथेली पर दही नहीं जमता, समय लगता है चीज़ों को करने में। चौथा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 3 में सही है। देखो, कार्य प्रारंभ करते ही बाधा उत्पन्न होना, सिर मुंडाते ही ओले गिरना है, ये तो है ना। फोर्थ विकल्प तीसरे प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं। जो परिश्रम करते हैं वो सफल होते हैं, वाक्य रचना की दृष्टि से किस प्रकार का है? तो साधारण, संयुक्त, मिश्र और सभी। साथियों, सभी तो हो ही नहीं सकता क्योंकि तीनों ही अलग अलग प्रकार है वाक्य के। अब जो परिश्रम करते हैं वो सफल होते हैं। जो, सो, जब, तब, यदि, तो, इस प्रकार से जब भी वाक्य में शुरुआत में और बीच में शब्द आते हैं वो 100% मिश्र वाक्य का उदाहरण होता है। साथियों, इस चीज को समझ लेना अच्छी तरह से। तो चौथे प्रश्न में तीसरा विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे। 5वां प्रश्न है, शाम को गाड़ी नहीं मिली क्योंकि वह समय पर नहीं गया। समय पर लिखा था, यहाँ पर नहीं गया। वाक्य में उपवाक्य का यह कौन सा प्रकार है? संज्ञा आश्रित, विशेषण आश्रित, क्रिया विशेषण आश्रित और कोई नहीं। तो संज्ञा आश्रित तो की वाला होता है साथियों, की से जुड़ा होता है। तो 5वें प्रश्न में देखो, शाम को गाड़ी नहीं मिली क्योंकि वह समय पर नहीं गया। तो साथियों, ये विशेषण नहीं बल्कि ये क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य है। तीसरा विकल्प आपके 5वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए छठा प्रश्न देखेंगे। वचन की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है दवाइयाँ, श्रीमती, व्यवहारिक और उपरोक्त। यहाँ उपरोक्त सभी नहीं, उपरोक्त शब्द है ये, है ना। तो साथियों, प्रश्न संख्या 6 में जो सही आंसर है कौन सा रहेगा? वचन की दृष्टि से आपको अशुद्ध शब्द देखना है। साथियों देखो, यहाँ पर व्यवहार प्लस इक, आपको चारों ही विकल्प गलत लग रहे होंगे, चारों ही विकल्प अशुद्ध लग रहे होंगे, लेकिन आपको देखना किस दृष्टि से है? वचन की दृष्टि से देखना है। साथियों देखो, व्यवहार प्लस इक शब्द बनता है व्यवहारिक। इक प्रत्यय के कारण इसमें अशुद्धि हुई है। व्यवहार प्लस इक व्यावहारिक, व्यावहारिक आ की मात्रा आएगी ये यज्ञ वाले में, तो ये अशुद्ध है, लेकिन ये प्रत्यय की दृष्टि से है। तो ये आपका आंसर नहीं है।
ऊपरी प्लस उक्त शब्द बनेगा उपयुक्त। साथियों ये संधि की दृष्टि से अशुद्ध है। श्रीमती ये वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है। और साथियों दवाई, दवाई एक यहाँ पर एक वचन शब्द है और इसका जब बहुवचन बनाएंगे तो शब्द बनेगा दवाइयाँ। इस प्रकार यहाँ पर दवाइयाँ में बड़ी की मात्रा नहीं आती है, तो ये बहुवचन बन गया, ये एक वचन है, मतलब दवाइयाँ जो शब्द है ये वचन की दृष्टि से क्या है, अशुद्ध है। तो प्रश्न नंबर 6 में आपके प्रथम विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। चलिए 7वां प्रश्न देख लेंगे। आपके प्रश्न नंबर 7 है, एक ही समय से संबंधित वाक्यांश के लिए एकल शब्द होगा समवयस्क, समसामयिक, समकालीन और समदर्शी। साथियों समवयस्क तो मतलब एक ही उम्र के, समवयस्क मतलब किशोर अवस्था, तो ये तो आपका आंसर है नहीं। समदर्शी भी इसका आंसर नहीं होगा, दूसरा या तीसरा विकल्प। तो एक ही समय से संबंधित जो होता है साथियों उसको क्या कहा जाता है, उसको समसामयिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, समसामयिक। विकल्प 2 आपके 7वें प्रश्न में सही है। इस क्वेश्चन में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, हर किसी के हो सकता है, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर है वो समसामयिक ही मिलता है साथियों। चाहो तो अपने विचार आप इस क्वेश्चन के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 पे आते हैं। तो 8वां प्रश्न है, अशुद्ध विलोम युग में है अवर का प्रवर, जय का विजय, तृष्णा का वितृष्णा और शर का अक्षर। तो जो अशुद्ध विलोम युग में आपको लग रहा है उसका चुनाव आपको प्रश्न नंबर 8 में करना है। साथियों अवर का प्रवर होता है, तृष्णा का वितृष्णा होता है, शर का अक्षर होता है, लेकिन जय का पराजय होगा, विजय नहीं होगा। जय और विजय तो दोनों एक ही चीज़ है साथियों। तो इसलिए विकल्प नंबर जो 2 है ये अशुद्ध विलोम युग में है। तो दूसरे प्रश्न में आपके मतलब 8वें प्रश्न में आपके दूसरा विकल्प एक अशुद्ध विलोम युग में होगा। तो 8वें प्रश्न में कौन सा आंसर सही है साथियों, आपके दूसरा विकल्प 8वें प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट 9वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो आपके 9वां प्रश्न है, प्रत्यय की दृष्टि से शुद्ध नहीं है छोटा प्लस पन छुटपन, घूमना प्लस अक्कड़ घुमक्कड़, एक प्लस हरा इकहरा और जीव प्लस एक जैविक। तो बताइए प्रश्न नंबर 9 में कौन सा विकल्प आपका सही है। प्रत्यय की दृष्टि से जो शुद्ध नहीं है वो आपको देखना है प्रश्न संख्या 9 में। साथियों छोटा प्लस पन छुटपन होता है जीव प्लस इक, जीव शब्द में एक प्रत्यय लगाने पर जैविक बनता है, दूसरा या तीसरा। तो प्रश्न संख्या 9 में जो सही उत्तर है आपके वो रहेगा विकल्प नंबर 3। एक प्लस हरा एक हरा नहीं होगा बल्कि एक प्लस हरा एक हरा शब्द बनेगा। विकल्प आपके 3 प्रश्न संख्या 9 का सही उत्तर है साथियों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10 की ओर बढ़ेंगे। तो आपके 10वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 10 आपसे क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग युक्त नहीं है, भरपेट, प्रतिदिन, अध्यक्ष और रसोईघर। देखो यहाँ पर उस शब्द का आपको चुनाव करना है जिसमें कोई भी उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। 10वें प्रश्न में राइट आंसर बताइए भाई कौन सा विकल्प आपका इसका सही उत्तर है। तो देखो इनमें से प्रतिदिन में प्रति उपसर्ग है, अध्यक्ष में अधि उपसर्ग है, भरपेट में भर है, लेकिन रसोई घर में कोई उपसर्ग नहीं है। रसोई घर रसोई प्लस घर से बना है और यहाँ पर ये दोनों अलग अलग शब्द है, इसमें कोई उपसर्ग नहीं है साथियों। अतः 10वें प्रश्न में आपके विकल्प नंबर जो 4 है ये आपका सही उत्तर होगा क्योंकि इसमें कोई उपसर्ग है ही नहीं। तो चलिए नेक्स्ट 11वें प्रश्न को देख लेते हैं। आपके 11वां प्रश्न है, हाथ से लिखा हुआ वाक्य में समास है, तत्पुरुष, द्वंद्व, अव्ययभाव और क्रमधारय। तो देखो हाथ से लिखा हुआ ये तो वाक्य है, पद का है इसमें, तो पद फिर अपने को ढूंढना पड़ेगा कि हाथ से लिखा हुआ कब बनता है, जब शब्द हो हस्तलिखित। क्या होगा साथियों, हस्तलिखित। तो बिल्कुल हस्त के द्वारा लिखित या हस्त से लिखित कौन सा समास होगा, तत्पुरुष। आया थोड़ा समझ में किस तरीके से प्रश्न पूछा गया है। तो विकल्प 1 आपके 11वें प्रश्न का सही उत्तर है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12 की ओर बढ़ेंगे। तो 12वां प्रश्न, दादी कहानी सुनाएंगी, वाक्य का क्रमवाच्य परिवर्तन कीजिए। दादी से कहानी नहीं सुनाई जाती, दादी द्वारा कहानी सुनाई गई, दादी ने कहानी सुनाई और दादी द्वारा कहानी सुनाई जाएगी। तो 12वें प्रश्न में आपको यहाँ पर ये जो एक वाक्य है दादी कहानी सुनाएगी, इसका आपको परिवर्तन करना है, कर्मवाच्य में बदलना है इस वाक्य को। तो 12वें प्रश्न में राइट आंसर है साथियों, कौन सा विकल्प सही रहेगा आपके प्रश्न संख्या 12 में, दादी ने कहानी सुनाई, सुनाएगी ना भाई, सुनाई काल नहीं सुनाई जाती, गलत है साथियों। चौथा विकल्प सही है, दादी द्वारा कहानी सुनाई जाएगी। साथियों ये कर्मवाच्य है दिए गए वाक्य का। तो आपके 4th विकल्प 12वें प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए 13वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न संख्या 13,
साथियों प्रश्न नंबर 13 देखेंगे। अब एक खेत में काम करता हो वाक्य काल की दृष्टि से है। सामान्य वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल और अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल में क्रिया वर्तमान में जारी होती है साथियों, तो ये आपका आंसर नहीं है, ना ही ये सामान्य है, क्योंकि प्रश्न संख्या 13 में सही उत्तर रहेगा आपके अब एक खेत में काम करता हो। साथियों अब एक खेत में काम करेगा, करता हो दोनों अलग अलग है। तो साथियों संदिग्ध वर्तमान काल का ये उदाहरण है, संभाव्य का नहीं है, क्योंकि यहाँ हमें संदेह है। तो तीसरा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 13 का सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14 की ओर बढ़ेंगे। 14वां प्रश्न है जनता, वर्षा, हवा, आग ये शब्द वचन की दृष्टि से किसमें आते हैं साथियों? एक वचन में आते हैं, द्विवचन में आते हैं, बहुवचन में आते हैं और इनमें से सभी में। तो देखो जनता, वर्षा, आग, हवा ये जो शब्द है साथियों वचन की दृष्टि से अगर हम इनको देखें तो हिंदी में वचन दो ही प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। द्विवचन जैसा कोई प्रकार ही नहीं होता है, तो ये शब्द द्विवचन में तो आएंगे ही नहीं, सभी भी आप हटा दीजिए। ये शब्द सदैव एक वचन में आते हैं साथियों। किस में आते हैं? एक वचन में। तो विकल्प आपके एक सही रहेगा प्रश्न संख्या 14 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15 की ओर बढ़ेंगे। तो आपके 15वां प्रश्न, निम्न में से विकारी शब्द है जिसमें संधि हुई है। प्रतिदिन, खेत, रमेश और जल। तो प्रश्न संख्या 15 में कौन सा विकल्प आपका सही है जो शब्द विकारी होना चाहिए और उसमें संधि भी हो रही हो? सीधी सी बात है, खेत में जल में तो कोई संधि है नहीं, प्रतिदिन में भी प्रति प्लस दिन ये कोई संधि नहीं है, सही हो गया ये तो। साथियों रमेश जो शब्द है ये एक विकारी शब्द है और इसमें संधि भी हुई है। कौन सी संधि हुई है? रमेश शब्द का निर्माण रमा प्लस ईश से मिलकर हुआ है साथियों। रमा प्लस ईश बराबर शब्द बनेगा रमेश। इसमें आ प्लस ई गुण संधि हुई है साथियों। तो विकल्प नंबर आपका 3 सही रहेगा प्रश्न नंबर 15 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 16वां प्रश्न देख लेंगे साथियों। 17वां प्रश्न है भाषा शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण होना चाहिए। विद्यार्थियों में रुचि, व्याकरण का ज्ञान, समाज में रुचि और शुद्ध उच्चारण। तो बताओ 17वें प्रश्न का कौन सा विकल्प आपके सही है? जो भाषा शिक्षक होता है इसका सबसे महत्वपूर्ण गुण किस विकल्प में दे रखा है साथियों? देखो समाज में रुचि, विद्यार्थी में रुचि और ये दोनों चीज, व्याकरण का ज्ञान या शुद्ध उच्चारण। तो 17वें प्रश्न में जो राइट आंसर है साथियों, भाषा शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है शुद्ध उच्चारण साथियों। क्योंकि अन्य चीजें तो यहाँ पर ठीक है, यहाँ दूसरा विकल्प भी सही मानना पड़ेगा, क्योंकि व्याकरण का ज्ञान भी भाषा शिक्षक का महत्वपूर्ण गुण है साथियों। अब व्याकरण का ज्ञान दूसरे सब्जेक्ट वाले थोड़ी उनके पास रहेंगे, तो दूसरा और चौथा दोनों ही विकल्प हमें यहाँ पर सही मानना पड़ेगा, क्योंकि शुद्ध उच्चारण और व्याकरण का ज्ञान ये स्पेशल भाषा शिक्षक के लिए होते हैं। तो इसमें दूसरा भी सही है और चौथा भी सही है प्रश्न नंबर 17 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। तो कौन सी विधि छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है? कहानी, प्रोजेक्ट, डाल्टन और मोंटेसरी। देखो जो विधि छोटी कक्षाओं के बालकों के लिए उपयोगी नहीं है उसका चयन आपको प्रश्न नंबर 18 में करना है साथियों। तो राइट आंसर देख लेते हैं। देखो कहानी विधि छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी है, मोंटेसरी भी है, डाल्टन भी है, लेकिन प्रोजेक्ट विधि छोटे बच्चों के लिए नहीं, थोड़े उच्च प्राथमिक या माध्यमिक ऐसे बच्चों के लिए होती है साथियों प्रोजेक्ट या प्रयोजना विधि। तो 18वें प्रश्न में फिर आपके कौन सा विकल्प सही है? दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 18 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19 की ओर बढ़ेंगे। तो आपके 19वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 19, प्रस्तावना का स्वरूप होना चाहिए, प्रासंगिक होना चाहिए, छात्रों के स्तर अनुकूल होना चाहिए, परिवर्तनशील होना चाहिए और इनमें से सभी। तो देखो प्रस्तावना प्रश्न जो हम करते हैं बच्चों को पढ़ाने से पहले हम प्रस्तावना प्रश्न पूछते हैं ताकि बालक उस पाठ से जुड़ सके। साथियों ये प्रासंगिक भी होना चाहिए, छात्रों का जो स्तर है उसके अनुकूल भी होना चाहिए, ये भी सही है, परिवर्तनशील भी होना चाहिए। मतलब इनमें से सभी वाला जो चौथा विकल्प है आपके प्रश्न संख्या 19 में, यही 19वें प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। तो आपके 20वां प्रश्न देख लेंगे। आपके प्रश्न नंबर 20, भाषा संसर्ग प्रणाली व्याकरण शिक्षा के किस पक्ष पर बल देती है? भाषा विज्ञान पक्ष पर, सैद्धांतिक पक्ष पर, व्यावहारिक पक्ष पर और आदर्शवादी पक्ष पर। तो 20वें प्रश्न में राइट आंसर बताइए साथियों कि भाई कौन सा विकल्प आपका 20वें प्रश्न का सही उत्तर है। भाषा संसर्ग जो प्रणाली है यह व्याकरण शिक्षा के जिस पक्ष पर बल देती है
उस पक्ष के बारे में आपको प्रश्न संख्या 20 में बताना है साथियों। तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं। जो भाषा संसर्ग प्रणाली है यह व्याकरण शिक्षण के साथियों व्यावहारिक पक्ष पर बल देती है। किस पक्ष पर बल देती है? व्यावहारिक पक्ष पर। तो 20वें प्रश्न में आपके तीसरा विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 21 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 21वां प्रश्न देख लेंगे। आपके प्रश्न नंबर 21 है, मौन वाचन का उद्देश्य क्या है? शिक्षक का कार्य कम करना, कक्षा को शांत रखना, विषय की ग्रहण शक्ति बढ़ाना और विषय वस्तु को रटाना। देखो, मौन वाचन मन में किया जाता है साथियों। विषय वस्तु को रटने के लिए मौन वाचन नहीं किया जाता है साथियों, ना ही कार्य कम करने के लिए कि भाई शिक्षक का कार्य कम हो जाए इसलिए मौन वाचन करने दो। तो दोनों ही विकल्प गलत है। राइट आंसर है विषय की ग्रहण शक्ति बढ़ाने के लिए मौन वाचन किया जाता है। आपके 21वें प्रश्न में जो थर्ड विकल्प है यही 21वें प्रश्न का सही उत्तर है साथियों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 22 की ओर बढ़ेंगे। आपके प्रश्न संख्या 22, द्रुत पाठ शिक्षण का क्या उद्देश्य है? वाचन में स्पष्टता लाना, वाचन में गति लाना, द्रुत वाचन करना और वाचन में प्रभावशीलता लाना। तो द्रुत मतलब तीव्र गति से साथियों, तीव्र गति से द्रुत पाठ किया जाता है और इसका मुख्य उद्देश्य भी वाचन में गति लाना ही होता है। विकल्प आपके 2 प्रश्न संख्या 22 का सही उत्तर है। नेक्स्ट ये प्रश्न नंबर 23 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए 23वां प्रश्न देख लेते हैं। हिंदी शिक्षण के भावात्मक उद्देश्य के अंतर्गत आता है, तो क्या आता है? विषय वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना आता है, भाषा और साहित्य में रुचि लेना आता है, भाषा तत्वों का ज्ञान प्राप्त करना आता है और रचना कार्य के विभिन्न रूपों का ज्ञान प्राप्त करना आता है। तो साथियों देखो, पहला, तीसरा और चौथा जो विकल्प है, विषय वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना, भाषा तत्वों का ज्ञान प्राप्त करना, रचना कार्य के विभिन्न रूपों का ज्ञान प्राप्त करना, ये तीनों ही चीज़ें ज्ञानात्मक उद्देश्य के अंतर्गत आती है। जबकि जो साहित्य और भाषा में रुचि लेना है ये आपके भावात्मक उद्देश्य के अंतर्गत आएगी। तो आपके सेकंड विकल्प 23 का सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 24 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए 24वां प्रश्न देख लेंगे। आपके प्रश्न संख्या 24, सूत्र प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित नहीं है? सामान्य से विशिष्ट की ओर सिद्धांत, सूक्ष्म से स्थूल की ओर सिद्धांत, पूर्ण से अंश की ओर सिद्धांत और सिद्धांत से उदाहरण की ओर। तो साथियों जो सूत्र प्रणाली होती है यह सामान्य से विशिष्ट की ओर चलती है, सूक्ष्म से स्थूल की ओर चलती है, लेकिन ये पूर्ण से अंश की ओर नहीं, अंश से पूर्ण की ओर चलती है साथियों। तो ये गलत बता रहा है। फिर 24वां जो प्रश्न है इसमें तीसरा विकल्प जो है पूर्ण से अंश की ओर जो है, इसमें सूत्र प्रणाली है ये इस सिद्धांत पर आधारित नहीं है, बल्कि ये अंश से पूर्ण की ओर सिद्धांत पर आधारित है। तो सिद्धांत से उदाहरण भी और की ओर भी चलती है ये। तो आपके 24वें प्रश्न में तीसरा विकल्प बिल्कुल सही रहेगा साथियों। नेक्स्ट ये प्रश्न नंबर 25 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए 25वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके 25वां प्रश्न, भाषा शिक्षण कहाँ से प्रारंभ किया जाता है? तो व्यवहार से, क्रिया से, स्तर से और वाचन से। साथियों भाषा शिक्षण का आरंभ स्तर या क्रिया या व्यवहार से नहीं बल्कि वाचन से आरंभ किया जाता है। कहाँ से आरंभ किया जाता है? वाचन से भाषा शिक्षण का आरंभ किया जाता है। तो फोर्थ विकल्प आपके 25 में सही है। बता दूँ आपको तो ये 60वां टेस्ट है। इसके पहले के जो 59 टेस्ट है आप एंड स्क्रीन में, वीडियो के एंड स्क्रीन में मैं एक प्लेलिस्ट लगा दूंगा, उस प्लेलिस्ट पे जैसे टच करोगे पिछले 59 टेस्ट अटेंड कर सकते हो साथियों आप, बिल्कुल निःशुल्क है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। देखो प्रश्न नंबर 26 में क्या पूछा जा रहा है कि प्रत्यक्ष विधि का संबंध है, किससे है प्रत्यक्ष विधि का संबंध? तो पाठ्यक्रम संगठन से है, मातृभाषा शिक्षण से है, संपूर्णता के ज्ञान से है और रसास्वादन से है। साथियों जो प्रत्यक्ष विधि होती है इसका जो संबंध है वो मातृभाषा शिक्षण से होता है। किससे होता है? मातृभाषा शिक्षण से, कि मातृभाषा का ज्ञान प्रत्यक्ष विधि में दिया जाता है और इसमें अन्य भाषा का प्रयोग करना क्या होता है? वर्जित होता है। तो विकल्प आपके 26वें क्वेश्चन का सही उत्तर है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। देखो 27वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है तो थोड़ा सपोर्ट आप भी कर लिया करो थोड़ा बहुत हमारा। साथियों 27वां प्रश्न है आपके, व्याकरण की सहयोग विधि किस विधि से मिलती जुलती है? सूत्र विधि से, भाषा संसर्ग विधि से, निगमन विधि से और आगमन विधि से। तो इनमें से जो व्याकरण की सहयोग विधि है साथियों, सहयोग विधि यहाँ आगमन निगमन से तो नहीं मिलती है, ये तो आपका आंसर नहीं होगा, ना ही सूत्र विधि से मिलती है। तो एक ही बच रहा है फिर आपके, तो यहाँ भाषा संसर्ग विधि।
तो जो व्याकरण की सहयोग विधि है ये भाषा संसर्ग विधि से थोड़ी मिलती जुलती विधि है साथियों। तो दूसरा विकल्प आपके 27 में सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 28 की ओर बढ़ेंगे। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाना 30 में से कितने प्रश्न आपने सही किए साथियों, और किसी प्रश्न में अगर आपको कोई त्रुटि नज़र आती है तो आप उसके लिए भी अपने विचार प्रकट कर सकते हो कमेंट बॉक्स में। तो 28वां प्रश्न नंबर 28 है, सूक्ष्म शिक्षण द्वारा शिक्षकों की किन कौशलों में प्रशिक्षित किया जाता है? प्रश्नोत्तर कौशल, कथन कौशल, शामपट प्रयोग और इनमें से सभी। तो जो माइक्रो टीचिंग करवाई जाती है साथियों, माइक्रो टीचिंग में किन कौशलों में प्रशिक्षित किया जाता है? तो शिक्षकों को। 28वें प्रश्न में राइट आंसर है साथियों, शिक्षकों को जो माइक्रो टीचिंग करवाते हैं उसमें प्रश्नोत्तर जो कौशल है वो भी सिखाया जाता है, कथन कौशल भी सिखाया जाता है, शामपट प्रयोग कौशल भी सिखाया जाता है। मतलब इनमें से सभी वाला जो चौथा विकल्प है 28वें प्रश्न में आपके सही उत्तर होगा साथियों। नेक्स्ट आज का सेकंड लास्ट मतलब 29वां प्रश्न देखेंगे। तो 29वां प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है? प्राथमिक स्तर पर शिक्षण का सबसे उत्तम तरीका कौन सी विधि है? खेल विधि है, प्रश्नोत्तर विधि है, प्रयोगशाला विधि और व्याख्यान विधि है। तो भाई व्याख्यान को तो आप पूरी एक तरफ रख सकते हो, प्रयोगशाला भी आपका आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि प्राथमिक स्तर पर साथियों प्रयोगशाला विधि का प्रयोग लगभग करना कुछ मतलब नहीं आने वाली बात है। छोटे बच्चे थोड़ी प्रयोगशाला में प्रयोग कर सकते हैं, तो ये भी आपका आंसर नहीं है। तो प्रश्नोत्तर या खेल, तो बिल्कुल खेल विधि यहाँ पर जो है वो प्राथमिक स्तर पर शिक्षण का सबसे उत्तम तरीका हो सकता है साथियों। तो खेल विधि से छोटे बच्चों को खिलाना चाहिए। विकल्प 1 आपके 29वें प्रश्न में सही है। अब आज का अंतिम और 30 प्रश्न, और उसके बाद ये आपके 60 टेस्ट कंप्लीट हो जाएंगे। 40 टेस्ट अभी आना और बाकी आपके हिंदी के साथियों। तो 30वां प्रश्न है, शिक्षण प्रक्रिया है एक ध्रुवीय है, द्विध्रुवीय है, त्रिध्रुवीय है या इनमें से कोई भी नहीं? तो साथियों जो शिक्षण प्रक्रिया होती है ये एक ध्रुवीय द्विध्रुवीय नहीं होती है, बल्कि शिक्षण प्रक्रिया त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। कैसी है? त्रिध्रुवीय प्रक्रिया। इसके 3 ध्रुव होते हैं। तो थर्ड विकल्प आपके 30वें प्रश्न में सही है। ये कंप्लीट हुआ आपके पेपर नंबर 60 भी। मिलता है अगले वीडियो में। ये जो प्लेलिस्ट दिख रही है इस पर टच करके पिछले टेस्ट अटेंड जरूर करिएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।